चौटाला नीट मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमलावर है। बिल्कुल उन्हीं की सरकार में कई पेपर लीक हुए हैं, तकरीबन 16-17 पेपर लीक हुए हैं। अब वैसे नेता कह रहे हैं कि बीजेपी है वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। डोटास्त्रा जी कह सकते हैं क्योंकि उनका भरोसा नहीं रहता, वो अभी सुबह क्या बोलेंगे शाम को क्या बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी पार्टी आपको टिकट देगी, क्योंकि आप लगातार युवाओं की बात उठा रहे हो, बखूबी से उठा रहे हो? क्या लगता है कि टिकट देगी भाजपा आपको? यानी जहां पेपर बनता है वहीं से उन्हीं के लोग चोरी कर लेते हैं और चोरी करके फिर वो सब जगह बेच दिया जाता है। आरपीएससी की बात करें तो सचिन पायलट पिछली बार कुछ महीने कुछ साल पहले अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि आरपीएससी को पूरी तरह से भंग करो और राजनीतिक नियुक्तियां देना बंद करो। वो भी युवा है और आप भी युवा है, तो उससे आप कितने मानते हो, वाकिफ हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए? 50% आरक्षण दिया है, रिजर्वेशन दिया है बालिकाओं को, महिलाओं को, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो छात्र है, जो युवा छात्र है वो विरोध कर रहे हैं। जो नीट है उसमें धांधली हुई है, 24 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, एनटीए पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भरत बेनीवाल का क्या रुख है? मेडिकल फील्ड के अंदर कर्मचारी के रूप में घुसेंगे, वो लोगों की क्या खाक सेवा करेंगे? युवाओं को ध्यान में रखकर क्या सुझाव आप देना चाहोगे, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप खुद ही जिताकर भेज रहे हैं ऐसे लोगों को चुनाव में जो खुद पेपर लीक करवाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी बहुत ज्यादा तरीके से करनी पड़ेगी, ढिलाई बरतने का कहीं चांस ही नहीं होना चाहिए। दिया कुमारी बजट पेश करेगी, युवाओं के साथ, युवाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? कुछ क्या खास हो सकता है? क्या साथ देगी युवाओं का? स्वागत है आपका भारत रफ्तार पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भरत बेनीवाल जी, जो कि मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बेरोजगार जो युवा है उनके हकों की आवाज उठाने में इनका नाम शुमार है। स्वागत है आपका भरत जी। जी बिल्कुल, नमस्कार सभी श्रोताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार और राम राम खम्मा गणी जी। तो भरत जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि आपका नाम चल रहा था अभी लोकसभा चुनाव में झुंझुनू की सीट पर, लेकिन कई कारणवश आपको टिकट नहीं दिया गया। क्या कारण मानते हो? कारण तो देखिए ये था कि भाई जैसे उस वक्त जब विधानसभा चुनाव हुए पहले, तो उस वक्त भी कई बार मेरे पास था ऑफर कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए झुंझुनू से, क्योंकि हम लोगों ने काफी उस वक्त आंदोलन किया था युवाओं के लिए। काफी 5 साल में, पिछले जो 5 साल थे उनमें भी आवाज बुलंद की थी। और उससे पहले चाहे वसुंधरा जी हो चाहे गहलोत साहब हो, जितने लोग ये मुख्यमंत्री रहे, इनके सेशंस रहे, इनमें जब से हमने जो है कॉलेज टाइम से जब से पढ़ाई शुरू की तब से ही हम आंदोलन रत थे। काफी मुद्दों को लेके हमने अच्छे से लड़ाई लड़ी और कई ऐसी लड़ाइयां थी जिनमें हमने जीत हासिल करी और युवाओं को उनका अधिकार भी दिलवाया। लेकिन हुआ ये कि भाई ठीक है, पार्टियां ऑफर करती हैं टिकट्स के लिए, लेकिन उस वक्त हमें लगता था कि भाई युवाओं के मुद्दों पे पहले हमारी सहमति बननी चाहिए, उसके बाद ही हम अगर राजनीति में आते हैं तो अच्छा रहता है। हालांकि युवा को राजनीति में अपना इंटरफेयर बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हर कोई गुंडा भी चुनाव लड़ लेता है, टिकट ले लेते हैं, कहीं से जुगाड़ करके आ जाते हैं पैसे 5-5, 10-10 करोड़ लगा के। तो हमने ये सोचा कि इस मानसिकता को और इस सिस्टम को बदलने के लिए जब तक हम खुद जो है सिस्टम में नहीं आएंगे, इन गुंडों को हटा के, इन दलालों को हटा के, तब तक इसमें बदलाव नहीं आ पाएगा। तब तक ही ये पेपर लीक भी होते रहेंगे, भ्रष्टाचार भी होता रहेगा और युवाओं के मुद्दों को इसी तरह से गौण किया जाएगा, दबाया जाएगा। तो टिकट का था चांस, लोकसभा में भी मुझे टिकट देने की बात थी, लेकिन उसमें हो सकता है अब जो है पार्टियों का अपने अपने निर्णय होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपने अपने जो गणित होते हैं, समीकरण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से उनको सही लगा वो उन्होंने किया। हम तो अब आगे भी चुनाव की तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि राजनीति में एक बड़े हस्तक्षेप के साथ युवाओं के मुद्दों को और मजबूती से रखें, किसानों के मुद्दों को मजबूती से रखें, कर्मचारियों के मुद्दों को मजबूती से रखें और हर गरीब और शोषित वर्ग के हर व्यक्ति के लिए हम काम कर सके, इस देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सके। आपका नाम चल रहा था झुंझुनू लोकसभा सीट पर और अब नाम चल रहा है झुंझुनू की विधानसभा सीट पर। वहां से ब्रजेंद्र ओला, अब जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, लोकसभा पहुंच चुके हैं। वहां पर माना जा रहा है कि उनके बेटे का टिकट लगभग तय माना जा रहा है और आपका नाम चल रहा है विधायक के प्रत्याशी के तौर पर। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी पार्टी आपको टिकट देगी, क्योंकि आप लगातार युवाओं की बात उठा रहे हो, बखूबी से उठा रहे हो? क्या लगता है कि टिकट देगी भाजपा आपको?
जी देखिए, युवा जो है हमारे झुंझुनू के युवा है और जो पूरे राजस्थान के युवा है, उनकी ये डिमांड थी शुरू से ही कि जो सरकार है इसमें हमारा कोई एक प्रतिनिधि बैठे जो हमारी बातों को मजबूती से रख सके। दूसरा, झुंझुनू में जो विकास कार्य हैं, आप देखिए झुंझुनू के लोग तो बहुत आगे निकल गए, हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, बड़े बिजनेस में है, बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच गए, बहुत आगे निकल गए, लेकिन झुंझुनू का जो विकास का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से गौण है। झुंझुनू आज बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं, क्योंकि एजुकेशन में इतना आगे होके, सभी चीजों में संपन्नता में इतना आगे होके, आज भी उसका जो सार्वजनिक विकास है वो बिल्कुल ठप है। सबसे पिछड़े हुए जिलों में उसका नाम आता है। मुश्किल से मैं भाग दौड़ करके, आंदोलन करके, जयपुर के स्तर पे आंदोलन किया हमने, दिल्ली के स्तर पे आंदोलन किया, मेडिकल कॉलेज लेकर आए, फिर नेशनल हाईवे का जो मुद्दा था उसका सॉल्यूशन किया, लेकिन वो भी आज तक अटका पड़ा है, क्योंकि स्थानीय जो नेता है वो केवल या तो जो है जैसे विजेंद्र ओड़ा जी हैं, तो विजेंद्र ओड़ा जी जो है अपने पिताजी जो शीशराम ओड़ा जी थे उनके बेस पे ही विधायक बने थे, और फिर धीरे धीरे उन्हीं के बेस पे आज तक भी उनकी राजनीति चल रही है। यानी कि जेनेटिक जो है पूरा वो चल रहा है। दूसरा जो है स्थानीय जो दूसरे नेता हैं, वो दूसरे नेता भी या तो कोई हर कोई जैसे कोई भी पार्टी से मांग रहा हो, या तो वो अनाप शनाप जो दलालियां करके, उल्टे सीधे काम करके, प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर करके, हिस्ट्री शीट खुल रखी है उन लोगों की, वो लोग टिकट लेने की प्रयास करते हैं। दूसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस झुंझुनू का जो दुर्दशा है इसके बारे में सच्चे दिल से सोच सके और उसको जो है परिवर्तित करके और ऊंचाइयों पे ले जा सके। तो इसलिए बहुत जनता भी ये चाहती है कि कुछ बदलाव हो, कोई ऐसे युवा या कोई ऐसे लोग आए जो वास्तव में झुंझुनू के हालातों को चेंज करके, जो बुरे हालात है उनको बदलाव करके जो है नए आयाम पर पहुंचा सके। अभी भजनलाल सरकार ने एक फैसला किया था। फैसला ये था कि जो 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी होती है उसमें 50% आरक्षण दिया है, रिजर्वेशन दिया है बालिकाओं को, महिलाओं को। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो छात्र है, जो युवा छात्र है वो विरोध कर रहे हैं? जी देखिए, 50% आरक्षण का तो ऐसा है कि जो काफी भर्तियों में पहले करने का प्लान था सरकार का, लेकिन उसके बाद हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री जी से, और कई जो सुधांशु पंत जी चीफ सेक्रेटरी साहब उनसे भी मिले, और कई उच्च अधिकारियों से हम लोग मिले। मिलने के पश्चात उन्होंने जो है हमें विश्वास दिलाया कि भी हम केवल रीट लेवल फर्स्ट में अभी इस मामले को करने जा रहे हैं, बाकी हमारा दूसरे भर्तियों में करने का कोई विचार नहीं है। तो कुछ लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि ऐसा ऐसा है कि भर्तियों में होगा, कईयों में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो 50% वाला जो मुद्दा लेवल फर्स्ट का चल रहा है उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही इसका समाधान हो कुछ ना कुछ, क्योंकि एक तरफा लाभ देना भी थोड़ा सा वो होता है, लेकिन जो है इस पे एक समीक्षा बैठक जो है रखने की बात कही गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, और जल्द ही इस फैसले को रिव्यू भी करने की बात है। हो सकता है कि 40% या 33% कर दें, और हो सकता है 50% भी रखें, लेकिन उसके हिसाब से पहले कितने बॉयज, हमने कहा कि कितने बॉयज कितनी गर्ल्स ने कर रखी है, इसका पूरा एक बार आप रेशियो निकाल के, और किस तरह से क्या इसमें अच्छे कदम उठाए जा सकते हैं, क्या समीक्षा हो सकती है इसकी, अगर किस तरह के जो फैसले लिए जा सकते हैं वो सरकार अपने स्तर पे बार पुनः रिव्यू करे इस मामले में। जी, अभी हाल ही में देश में व्यापक तरीके से एक विरोध चल रहा है युवाओं का कि जो नीट है उसमें धांधली हुई है। 24 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। एनटीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भरत बेनीवाल का क्या रुख है? देखिए, जहां पेपर लीक हुआ हम हमेशा से युवाओं के साथ खड़े मिले हैं। पेपर लीक सबसे मेन तो एग्जाम सेंटर्स से होता है, और जो संस्थाएं जो है, जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे कहीं भी एग्जाम सेंटर रखा गया तो प्राइवेट संस्थाएं जो हैं उनमें कुछ ज्यादा होता है, और जो इन्विजिलेटर्स हैं या तो उनकी मिली भगत मिलती है, या कोई जो गैंग्स हैं वो अलग स्तर पे इसको काम को करते हैं। अभी तक जो नीट के पेपर लीक का मामला है तो वो स्ट्रॉन्ग रूम से या जहां से पेपर बनता है वहां से बनने का कोई सबूत आया नहीं है। बाकी जो मुख्य रूप से जिन सेंटरों पे से हुआ है तो उनके कितने बड़े स्तर पे वो पेपर लीक हुआ, कितने लोगों के पास वो पेपर गया, और किस किस तरह से जो है उसका जो व्हाट्सएप ग्रुपों में भी अगर वायरल हुआ तो उसको जो
स्तर है उसका देखा जाएगा कि भी किस स्तर पे जो है वो पेपर लीक हुआ है। बड़े स्तर पे हुआ है तो उसको तुरंत प्रभाव से जो है सरकार को के पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। इसकी बढ़िया तरीके से जांच भी हो रही है। हम धर्मेंद्र प्रधान जी से जिस दिन पेपर लीक का मामला सामने आया, बोनस दे दिए गए थे, बहुत जो मार्क्स आ रहे थे उसमें से ग्रेस मार्क्स वाला जो मैटर था उसका सॉल्यूशन तो हमने फर्स्ट मीटिंग में जो धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर करवाया था, और उसके पश्चात अभी आगे का जो है चल रहा है। बाकी पेपर लीक तो आप राजस्थान में देख लीजिए हालात, राजस्थान में भी यही हालात थे। हम पेपर लीक के लिए लगातार उसके खिलाफ नीट मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमलावर है। बिल्कुल, उन्हीं की सरकार में कई पेपर लीक हुए हैं, तकरीबन 16-17 पेपर लीक हुए हैं। अब ऐसे नेता कह रहे हैं कि बीजेपी है वो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, बीजेपी जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है ऐसा डोटासरा जी कह सकते हैं, क्योंकि उनका भरोसा नहीं रहता वो अभी सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे। दूसरी बात ये कि उनका ये है कि 18 से 19 पेपर जो है लीक हुए थे। जब वो शिक्षा मंत्री थे उस वक्त रीट का पेपर जो है उन्हीं के यहां से शिक्षा संकुल से, स्ट्रॉन्ग रूम से, यानी जहां पेपर बनता है वहीं से उन्हीं के लोग चोरी कर लेते हैं और चोरी करके फिर वो सब जगह बेच दिया जाता है। अकेले रीट की नहीं, 18 से 19 भर्तियां तो ऐसी थी जिनमें पेपर लीक हुए। दूसरा, 6 से 7 ऐसी मेडिकल की भर्तियां जिनमें खुलेआम फर्जीवाड़ा हुआ, नियम बदलकर मेरिट आधार पे सब भर्तियों को कर दिया गया। परीक्षा का कोई सिस्टम नहीं था, मेरिट आधार पे इसलिए किया गया कि 12th की ओपन बोर्ड की फर्जी मार्कशीटें बनवाई जा सके, डीम्ड यूनिवर्सिटियों से फर्जी हाई लेवल की जो है मेरिट बनाकर 90% से ऊपर की डिग्रियां लाई जा सके, चाहे वो नर्सिंग की हो, फार्मेसी की हो या पैरामेडिकल के डिप्लोमा की हो या एएनएम की हो। तो ऐसे लोगों को हाई लेवल की मेरिट के आधार पे और उनको नौकरियों में घुसाया जा सके, मेरिट आधार बना दिया ताकि जिसकी मेरिट ऊंची होगी उसी का नंबर आएगा। तो इसमें हाई लेवल की जो है मेरिट बना बना के लोग नौकरियां लग गए। उसकी वजह से यही असर नहीं पड़ा कि वो भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ, असली असर क्या पड़ा आप देखिए, मृत्यु दर बढ़ गई, लोगों की बीमारियां बढ़ गई, क्योंकि ऐसे लोग जो फर्जीवाड़े से मेडिकल फील्ड के अंदर कर्मचारी के रूप में घुसेंगे वो लोगों की क्या खाक सेवा करेंगे, वो किसी की जिंदगी को ली लेंगे या जिंदगी लेकर रहेंगे। तो ऐसे लोग जो सही करने के लिए पेशेंट को आगे लाए जाते हैं वो पेशेंट की एक तरीके से हत्या कर रहे थे। तो इन पे हत्याओं के भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जितनी हत्याएं हुई वो हत्याएं हुई, प्रसूताओं की मौत हुई, बहुत मौतें हुई जिनके लिए रेगुलर मुद्दे उठे वो भी होने चाहिए। प्लस जो डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि भी पेपर लीक हुआ नीट वाला, तो पिछली सरकार में तो आप खुद पेपर लीक्स में जो है सरकार शायद खाने में ही इतनी लिप्त थी कि वो ऊपर के यूं कहते पिछली बार भी नीट का हुआ था वैसे हुआ था, तो उतनी लिप्त थे कि भाई पिछली बार उनको ध्यान ही नहीं रहा कि भी नीट में भी कुछ हुआ, क्योंकि वो रीट में ही उलझे हुए थे पिछली बार। तो अब मुद्दे याद आ रहे हैं इनको, जब ये खुद खा रहे थे तब इनको कुछ भी ध्यान नहीं था। बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानिए राजस्थान का कि इतनी भर्तियां निकाली कि खूब तो भर्तियां निकालो ताकि जितनी ज्यादा खाया जा सके उतना खाएंगे। ये हालात इन लोगों ने बना के छोड़ दिए राजस्थान के। कोई शेड्यूल नहीं था, चाहे जैसे भर्तियां आ रही थी, चाहे जो घुस रहा था, हर कोई सुरेश ढाका से लेके सब आज तक पकड़े नहीं गए। अभी जल्द से जल्द ये पकड़ने शुरू हुए हैं। कोशिश हमारी ये है कि हमारी भी इस सरकार से भी ये डिमांड थी कि जल्द से जल्द जो ऊपर के जो मेन मगरमच्छ और मछलियां हैं उनको पकड़ो। तो हो सकता है उसमें इन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट मिले जो अभी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नीट की वो बातें कर रहे हैं। और नीट में भी अगर कोई जो लोग लिप्त है तो उनको भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके सरकार और नए कानून के तहत कार्रवाई तो करे, साथ में कुछ ऐसे नियम बनाए कि पेपर लीक हो ही क्यों, ऐसी नौबत ही क्यों आए। मेरा सवाल आपसे अब ये रहेगा कि राजस्थान में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही है, क्या कुछ किया जा सकता है युवाओं को ध्यान में रखकर? क्या सुझाव आप देना चाहोगे, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल जी, सुझाव सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा युवाओं से, कहना चाहूंगा कि भाई आप राजनीति का परिदृश्य बदलिए, राजनीति का सिस्टम बदलिए, क्योंकि आप खुद ही जिताकर भेज रहे हैं ऐसे लोगों को चुनाव में जो खुद पेपर लीक करवाते हैं। क्योंकि आप देखिए हमारा जो राजनीति का सिस्टम वो इतना खराब है कि मोहल्ले में, गांव में, कहीं भी आप जाइए सभी लोग एक ही बात करेंगे
कि भाई नहीं नहीं, घर वाले भी ये कहेंगे कि नहीं नहीं, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना भैया, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम तुम्हारी पढ़ाई से मतलब करो, नेतागिरी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कीचड़ के तौर पे माना जाता है। बिल्कुल, यूं राजनीति को कीचड़ के तौर पे माना जाता है। इस चीज को हमें बदलना होगा। क्यों? क्योंकि गली में जो सबसे बदमाश लड़का होगा, मैं ये नहीं कह रहा सभी, लेकिन 70% जो है हालात यही है, जो सबसे बदमाश लड़का होगा वही पोस्टर बैनर लगाएगा, वही नेताओं के चक्कर काटेगा, और फिर वो धीरे धीरे अपग्रेड होके और कभी पार्षद बनेगा, फिर आने वाले टाइम में वो विधायक भी बनेगा। इस तरह के लोग फिर वो विधायक बनेंगे और सीएम लेवल तक भी पहुंच जाते हैं, मंत्री लेवल तक भी पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। तो वो लोग क्या भला करेंगे? वो पेपर ही बेचेंगे, वो 2 नंबर के काम ही करेंगे, और फिर हम ये कहते हैं कि भाई उसने फलाने नेता ने पेपर लीक करवा दिए, उस नेता ने ये करवा दिया, इस नेता ने वो करवा दिया। भैया जिम्मेदार तो हम खुद हैं। तो हम इन चीजों को हमें समझना होगा। राजनीति का जो सिस्टम है देश का, उसको बदलना होगा। शिक्षित युवाओं को राजनीति में हस्तक्षेप करना होगा। अगर वो नहीं करेंगे तो ना तो देश बदल पाएगा, ना राजस्थान बदल पाएगा, ना आपका क्षेत्र बदल पाएगा, ना ही आपके जो हालात हैं वो बदल पाएंगे। उनको बदलना है तो आपको इस राजनीति के सिस्टम को, इस परिदृश्य को बदलना होगा। आरपीएससी की बात करें तो सचिन पायलट पिछली बार कुछ महीने, कुछ साल पहले अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि आरपीएससी को पूरी तरह से भंग करो और राजनीतिक नियुक्तियां देना बंद करो। वो भी युवा है और आप भी युवा है, तो उससे आप कितने मानते हो, वाकिफ हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। आरपीएससी के चेयरमैन जो है वो दोनों के, आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, जो ये ऐसी संस्थाएं हैं, आप इनके चेयरमैन ऐसे कैसे नियुक्त कर सकते हो राजनीतिक रूप से? ये बिल्कुल सिस्टम बदलना चाहिए। ये पुराने टाइम के ढर रहे हैं, जब ऐसा समय था कि जब 2000 भर्तियां करवानी और लोग फॉर्म लगाने वाले भी 1000 नहीं हुआ करते थे, 1200 नहीं हुआ करते थे, पद ही खाली जाते थे, नौकरियों के लिए लोग ही नहीं मिलते थे। तो ऐसे हालात थे, उस वक्त के बने हुए नियम है, उन ढर्रों को आप चेंज कीजिए। इतने बड़े बोर्ड जो भर्तियां करा रहे हैं और जो युवा आगे चल के इस सिस्टम को बदलेंगे, पूरा सिस्टम उनके हाथ में रहेगा, ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो भी किसके थ्रू? बोर्डों के ऐसे चेयरमैन के थ्रू जो राजनीतिक नियुक्ति लेकर आए। तो आज आप मान लीजिए कांग्रेस की राजनीतिक नियुक्ति लेकर कोई चेयरमैन आया है या बीजेपी से लेकर आया है राजनीतिक नियुक्ति, तो वो व्यक्ति उस पार्टी के लिए ऑब्वियस सी बात है काम करेगा। और दूसरी बात, उनमें जितने भी सदस्य होते हैं, जो बोर्ड में सदस्य होते हैं, वो सभी सदस्य जो है वो भी इस तरह के ही काम करेंगे, वो भी इन्हीं में लिप्त पाए जाते हैं। अब बाबूलाल कटारा को देख लीजिए, पिछली अब सरकार में कितना बड़ा फ्रॉड उनका निकला। उस व्यक्ति ने कितने ज्यादा घपले किए, कितने युवाओं के सपनों को उसने बेचा। तो ऐसे हालात हैं, और कई खुल जाते हैं मैटर, कई खुलते नहीं है। तो अभी कुछ तो खुल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दबे पड़े हैं। उन मैटर्स को भी सरकार को खोलना चाहिए। लेकिन कानून अपन ने बनाया अभी सरकार ने, बहुत अच्छी बात है, और मजबूत बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्शन इतने खतरनाक होने चाहिए जैसे यूपी में होते हैं, सीधा बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। कहते हैं कि भाई किसी का घर ढहा देना बहुत गलत तो नहीं है, अरे घर बनाया ही उसने इस तरीके से है, नहीं तो घर बनेगा कहां से? आज की दुनिया में, इस महंगाई के जमाने में इतनी मेहनत करके मुश्किल से कमाया जाता है, तो वो जब घर खड़े करें तो वो 2 नंबर से ही खड़े करें। तो इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी बहुत ज्यादा तरीके से करनी पड़ेगी। ढिलाई बरतने का कहीं चांस ही नहीं होना चाहिए। कोई भी लो, आप एक्शन लो तो बिल्कुल बोल्डनेस से लो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हम सरकारों के साथ है सारे युवा। दूसरी बात यह कि भाई जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनको पूरी तरह से बिल्कुल खत्म करके, और ऐसे व्यक्ति जिसकी 15 साल की नौकरी बची हुई है प्रशासनिक अधिकारी की, चाहे वो आईएएस है या आईपीएस है, ऐसे व्यक्ति को आप चेयरमैन बनाइए जिसको नौकरी जाने का भी डर हो और उसको पता हो कि मैं जवाब क्या दूंगा, मेरे पे गाज गिर सकती है बहुत बड़ी। उसको कोई डर तो रहना चाहिए। आप रिटायर्ड लोगों को राजनीतिक नियुक्ति पे राजस्थान में कल बजट पेश होगा, वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेगी। युवाओं के साथ, युवाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? कुछ क्या खास हो सकता है? क्या साथ देगी युवाओं का? जी देखिए, युवाओं के लिए तो देखिए, युवाओं को सबसे पहली तो राजस्थान में युवाओं की एक ही आशा रहती है कि उनके लिए खूब सारी सरकारी नौकरियां आए, जिसमें चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, विद्युत विभाग हो, कृषि विभाग हो, जो भी राजस्व विभाग हो, सभी विभागों में जो है भर्तियां आए। तो उसके लिए भर्तियां आए, लेकिन युवाओं से भी मैं ये साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, अपने लिए भर्तियां आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह भी देखना होगा कि कितना व्यय सरकार नौकरियों के लिए कर सकती है। भाई सारा पैसा ही भर्तियों के लिए लगा देगी, कर्मचारी भर्ती करने में लगा देगी, तो देश और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करना है, वहां भी बजट चाहिएगा। तो मान लो अब स्कूलों की हालात देखिए, 10 टीचर एक स्कूल में है और उसमें पढ़ने वाले बच्चे भी 10 ही हैं। सरकारी स्कूलों
स्कूलों के ये हालात चल रहे हैं, तो नौकरियां तो आनी चाहिए, लेकिन मैं उन शिक्षकों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह का सिस्टम और इस तरह का लेवल तैयार कीजिए, चाहे सरकार कोई भी बने, किसी भी पार्टी की बने, लेकिन आप लोग इस तरह से एजुकेशन का लेवल को सुधारने का काम करें कि वहां पे 10 नहीं, वहां पे 10 100 और फिर 1000 बच्चे होने चाहिए उस स्कूल में, जिससे वो 10 शिक्षक जो है वो अपना, अगर अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वही सिलेक्ट होके आते हैं, और वो ऐसे लोग उनको एजुकेशन दे और वो आगे भविष्य में पुराने जिस तरीके से सिस्टम चलते थे उसी तरीके से बहुत अच्छे से बच्चे भी कहें कि हमारा एक ऐसा शिक्षक था जिसने हमें ऐसे पढ़ाया वैसे पढ़ाया और हम आगे बढ़े। तो ऐसे जो हालात है, अच्छे से अच्छे हालात सरकारी स्कूलों के होने जरूरी है। तो अच्छे से तो रोजगार आए, नंबर एक चीज। दूसरा जो है सभी पे रोजगार आए। दूसरा, रोजगार की क्वालिटी जो है उसको सुधारने के लिए जो इनके प्रशिक्षण है, स्किल डेवलपमेंट के जो चीजें हैं उनके लिए भी जो है, जैसे बीएड वगैरह कर रहे हैं और चीजें हैं, तो ये पूरी कैमरे की निगरानी में पूरी सिस्टम से होनी चाहिए कि भाई वास्तव में ये लोग ये डिग्रीज, ये कोर्सेज वगैरह ये सब पूरा ढंग से कर रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाहर डीम्ड यूनिवर्सिटियां फर्जी तरीके से हर कई डिग्रियां बांट रही हैं, तो ऐसे भी नहीं बंटना चाहिए। लेवल एक सुधरना चाहिए, उसके लिए भी बजट सरकार व्यय करे। तीसरी चीज कि भी शेड्यूल भर्तियों का होना चाहिए। हर एक भर्ती, जैसे शिक्षक की आप 10,000 भर्तियां निकाल रहे हो, आप 20,000 रहने दो, आप 5,000 निकालो चाहे 7,000 निकालो, लेकिन वो 1 साल के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, उसका पूरा शेड्यूल होना चाहिए। कोर्ट केसेस के लिए अलग से एक जो है कमेटी बनाई जाए, फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन होने की, उसमें 40 से 50 दिन में जो भी कोर्ट केस लगा है उसका तुरंत प्रभाव से समाधान हो और वही पेपर लीक के लिए हो फास्ट ट्रैक न्यायालय, जिसमें ये होना चाहिए सिस्टम की भाई कोई भी अगर पेपर लीक हुआ है और उसमें किसी को पकड़ा गया तो 40 दिन में उसके ऊपर दोष साबित अगर होना है तो वो दोषी है तो दोष साबित हो जाएगा, तो उस पर 40 दिन के अंदर उसका जो है परिणाम आना चाहिए, जिससे वो तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जा सके, उसको परमानेंट जेल भेजा जा सके। और यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप और लघु उद्योगों पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जो 8-8 हजार जो सैलरियां हैं सब जगह पे, तो इनके लिए भी कुछ स्पेशल लेबर एक्ट तैयार होना चाहिए कि भाई इससे कम सैलरी में आप कहीं भी किसी व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पर नहीं रखेंगे, और रखेंगे और तो सरकार के पास एक पोर्टल होना चाहिए जिसपे शिकायत हो कि भी ये 9,000 रुपए दे रहा है मेरे को, जबकि इस पद की जैसे हेल्पर की भी अगर योग्यता तो कम से कम 18,000 तो कम से कम होनी चाहिए। इस तरह से जो प्राइवेट सेक्टर में भी डिसाइडेड होना चाहिए। एक तरफा जो है 1% लोग तो इतने अमीर होते जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, और बाकी 90% का और 95% का शोषण होता जा रहा है। तो ये हमारे साथ भरत बेनीवाल जी थे जो कि युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, उनके हितों की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बनने में कामयाब भी हो रहे हैं। जो से ताल्लुक रखते हैं वहाँ उपचुनाव होंगे, क्या बीजेपी को टिकट देती है, क्योंकि तय माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बृजेंद्र ओला के बेटे को वहां से मैदान में उतारेगी। अब ये युवा है, अब देखते हैं किस प्रकार की चुनौती रहती है दोनों के लिए अगर ये संभावित उम्मीदवार होते हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है या नहीं होता है, और कई सुझाव उन्होंने दिए भी हैं जो पेपर लीक से निपटने के लिए सरकार उठा सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत जी। बने रहिए भारत अवतार के साथ। नमस्कार।